हेलो व्यूअर्स, आप सभी का आसाम जी के चैनल में स्वागत है और एक एक्साइटिंग सीरीज के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे, आसाम जी के चैनल पे, जिसमें आज हम बेस्ट 20 पॉलिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और पूरा नॉलेज गेन करेंगे और ये डिस्कशन काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है, the name of the country from which the constitutional features of the procedural for the amendment was borrowed by India। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें सुधार किया जाता है। सुधार को क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, या चेंज किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। सो चेंज करने का जो प्रोसेस है, मतलब टेक्निक, पद्धति, तरीका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, ब्रिटेन, 2 अमेरिका, 3 साउथ अफ्रीका, 4 जर्मनी। सो इसका आंसर है 3 साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप। और अमेरिका से लिया गया है, क्या लिया गया अमेरिका से? फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, और क्या है लास्ट है? प्रियम्बल। सो ये सब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो जर्मनी से क्या लिया गया है, जब हमारा देश में इमरजेंसी लगता है तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। सो वो ये प्रोसेस हम जर्मनी से लेके आए हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा इसका साउथ अफ्रीका। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साउथ अफ्रीका इसका आंसर होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो प्रोसीजर होता है साउथ अफ्रीका से लिया जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। बिल क्या होता है? बिल होता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, कोई मतलब ज़रूरी चीज़ को एक पेपर ऊपर में लिख के उसको डिस्कस करते हैं आपस में। डिस्कशन होने के बाद क्या होता है, वो बिल लोकसभा और से मतलब वोट होता है। वोट होने के बाद क्या होता है, यदि लोकसभा में ज़्यादा वोट मिल जाता है तो बिल पास हो जाता है। फिर वो राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ से भी वो पास हो जाता है। ऐसे ही डिस्कशन होने के बाद पास हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो बिल में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो होते हैं, साइन कर देते हैं और क्या हो जाता है, बिल बन जाता है एक्ट बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है और हमारे ज़िंदगी में उसका अस्तित्व या प्रेजेंस हो जाता है वो बिल का। सो एक ऐसा बिल है वो सिर्फ क्या, जो सिर्फ लोकसभा क्या है, लोअर हाउस, उसमें ला सकते हैं। एक क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल। तीसरा क्या है, मनी बिल। चौथा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो जो सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं वो एकमात्र ऐसा बिल है, उसको क्या बोलते हैं? मनी बिल कितने नंबर आर्टिकल में लिखा है? 110। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन ऑफ लोकसभा। कौन है? ओम बिरला। और मनी बिल को कौन इंट्रोड्यूस करता है? पहले उसको करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। और ये जो बाकी बिल है वो उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो यहाँ एक गलती से आ गया है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा मनी बिल होगा यहाँ पे आंसर। सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो प्रियम्बल है उसे क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का।
प्रियम्बल को आत्मा बोलते हैं। प्रियम्बल हम लोग कहाँ से लिया है, हमने यूएसए से लिया है प्रियम्बल को, यूएसए से। जब यूएसए का प्रियम्बल और इंडियन का प्रियम्बल मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। सो हमने जो सेकुलर जो टर्म है, सेकुलर टर्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, कहाँ से लिया है, किस अमेंडमेंट के तहत, मतलब हम लोगों ने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 41, 42, 43, 44। तो इसका आंसर है 42 अमेंडमेंट के तहत हमने सेकुलर शब्द को ऐड किया। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये इसको ऐड किया है। इसको ऐड कब किया गया था, 1976 में। 42nd अमेंडमेंट किसके, कौन थी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो ये 42nd अमेंडमेंट था। और 44 क्या, 42nd को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 44 अमेंडमेंट में एक हुआ था, क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। पहले हमारा देश में फंडामेंटल राइट थे 7, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितने हैं, 6 हैं। वो आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो लीगल राइट हो गया अभी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय इट थ्रू। जो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, एक अधिकार होता है जो सबको मिला हुआ है। हमें भी कुछ है, जो मैं अभी आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जब इसे कोई छीनेगा मुझसे, कोई इसे लेता है यदि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं सीधा 2 जगह जा सकता हूँ अपने सिफारिश को लेके। एक क्या होता है, एक जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट में अपने अधिकार को लेके। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाऊंगा तो आर्टिकल 226 के तहत में जाऊंगा। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो ए ऑप्शन है, द राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। सो राइट टू इक्वालिटी कितना नंबर, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 है। ये क्या है, ये आर्टिकल 32 है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसका आंसर यही है। और एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट क्या है, 29 से लेके 30 आर्टिकल तक है। ये सब याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था। अंबेडकर जी को क्या कहते हैं, मॉडर्न मनु कहा जाता है अंबेडकर जी को, मॉडर्न मनु। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर A1 है 9, ऑप्शन नंबर 2 है 10, ऑप्शन नंबर 3 है 11, ऑप्शन नंबर 4 है 12। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ हमको अधिकार ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, हमें कुछ ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य है, वो भी करना पड़ता है। कितने है उसका संख्या, 11, आंसर इसका 11। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन किताब में, ये पार्ट 4A में है, याद रखिएगा। इसको कब ऐड किया गया था, 1976 में। किसके रिकमेंडेशन, कौन था कमेटी का चेयरमैन जिसने हमको कहा जो हमारा देश के जो नागरिक हैं उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसने ये रिकमेंडेशन दिया। और हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो हमने USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उठाया। USSR मतलब क्या होता है, उस समय रसिया को USSR कहा जाता था जब वो टूटा नहीं था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकोगे, स्वर्ण सिंह 1976 और पीएम थी इंदिरा गांधी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो फंडामेंटल राइट जो क्या है, हमारा अधिकार है। हम कहाँ जा सकते हैं इसके लिए, जो हम यदि कोई हमसे छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, उसके बाद क्या होता है वो रिट्स इशू करते हैं। सो इसमें से आर्टिकल कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। उसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो ये अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया था, जब डेवलपमेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब डेवलपमेंट के लिए हमें ज़मीन चाहिए था, और लोग क्या कर रहे थे, जब फंडामेंटल राइट्स थी तो वो क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जा रहे थे, और जिसके चलते डेवलपमेंट काम हो नहीं रहा था। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट करके इसे लीगल राइट कर दिया गया, लीगल राइट कर दिया गया। और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन क्या, मैं और एक डिफरेंस आपको बताता हूँ। लीगल राइट मीन्स क्या होता है, लीगल राइट होता है जिसमें हमारा पार्लियामेंट लॉ बना के इसको प्रोटेक्शन देता है, और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ ऑप्शन है, आपको देख पा रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी इसका आंसर है। और अभी कहाँ है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A में है। कब किया गया था, 44 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। अब ये क्या है, लीगल राइट है, सिर्फ लीगल राइट, ये याद रखिएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस पार्ट में है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 3 में क्या है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से लिया है, USA से हमने इसे लिया है। पार्ट 4 में है हमारा आंसर जो आज का है, DPSP। कहाँ से लिया हम लोग, आयरलैंड, याद रखिएगा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन और उसकी टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है वो सब है, सिटीजनशिप के बारे में वहाँ लिखा गया है पार्ट 2 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आंसर है पार्ट 4, DPSP आयरलैंड। और DPSP कितना से कितना आर्टिकल तक है, 36 से लेके 51 तक है, 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है सिटीजनशिप के बारे में। सो ये याद रखिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज, मैंने अभी कहा था थोड़ा देर पहले, इसे क्या कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब नहीं है, अब इसे क्या कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। सो बढ़ते हैं, लीगल राइट आंसर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब अंदर ढालना या सम्मिलित, मतलब लेना, अंदर लाना, लेना। इनकॉर्पोरेटेड मतलब अंदर लेना। सो कब किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं आपको क्या आना चाहिए, कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है USSR से, रसिया से लिया गया है, और इसे 1976 में लिया गया था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था, ये हमारे थे, किसने प्रपोज किया था, जवाहरलाल नेहरू। और बी आर अम्बेडकर कौन थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। उसके बाद BN राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। महात्मा गांधी तो बापू थे। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट का मतलब क्या है, देखते हैं यहाँ शॉर्ट में। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इसको मिलके बनता है हमारा पार्लियामेंट। लोकसभा के अभी के चेयरमैन कौन है, ओम बिरला। राज्यसभा के हैं वेंकैया नायडू और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। सो क्या होता है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन। सो दो सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का इंटरवल होता है, उसके बीच में कराना ही पड़ेगा एक सेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ, ये याद रखिएगा, 6 मंथ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो व्हाट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, वो क्या है अभी। सो उनका क्या है, वो अभी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। और एक बात, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको पैसा वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको पैसा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होने के लिए उन्हें जो पैसा मिल रहा है, ये याद रखिएगा। और एक बात, हमारे देश में अभी तक सिर्फ 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो 2 टर्म मतलब 10 ईयर्स तक रहे। एक कौन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, और दूसरे डॉक्टर हामिद अंसारी। ये 2 ही थे जो 10 ईयर्स टर्म पूरा किया जिन्होंने। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। सो क्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा पे ही है। द राज्यसभा इज डिजॉल्व आफ्टर। राज्यसभा को कब ख़त्म किया जा सकता है, जैसे लोकसभा 5 साल के बाद नया जो सरकार बनती है वो आते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम कभी भी डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो आंसर नंबर 4 है। सो ये क्या होता है, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा में कितने मेंबर है होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 250, 12 मेंबर को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। किस कंट्री में जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़, सपोज अभी क्या चल रहा है, का 219, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये क्या हुआ, ये एक्ट बन गया, पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, तब क्या बन गया, ये एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद अभी ये क्या कहाँ जाएगा, ये जुडिशियल रिव्यू के पास जाएगा। हमारा जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और जो जजेस है वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, मतलब इसमें इसका जो प्रिंसिपल है कुछ तो इसका तो ये होगा ना, कुछ तो ये प्रिंसिपल होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं उसको देखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद उसको वैलिड है या नहीं उसको मानेंगे। सो इसका आंसर क्या है, हम लोगों ने यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू, रशिया से क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं हम लोगों ने। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, श्री KM मुंशी। सो इसका आंसर है BN राव, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट थे। और राजेंद्र प्रसाद ने एक किताब लिखा था, इंडिया अनडिवाइडेड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया अनडिवाइडेड किसने लिखा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। और BR अम्बेडकर जी को क्या कहते हैं, मॉडर्न मनु। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज, कौन थे, प्रोविजनल मतलब क्या होता है,
आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना, सब टेम्पोररी बेसिस पे थे। टेम्पोररी बेसिस पे कौन बना था प्रेसिडेंट? वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। और जो परमानेंट बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था जिससे प्रियम्बल बना? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोविजनल चेयरमैन थे और परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये थे बी आर अम्बेडकर। और एक बात मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम में आया था, सी राजगोपालचारी क्या थे? हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया था। पार्टीशन को सपोर्ट करने वाले वो एकमात्र थे। मतलब क्या किया था इन्होंने? इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था उसको ये सपोर्ट किया था इन्होंने। सी राजगोपालचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ये पूछा था एग्जाम में, ये याद रखें। को किसने सपोर्ट किया था? सी राजगोपालचारी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम। जो पार्लियामेंट्री, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा सब क्या करते हैं? बिल पास करके हमारे देश को चलाते हैं। सो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से हमने लिया है? ये हमने कहाँ से लिया है? ये यूके से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया याद कीजिएगा तो DPSP। यूएसए से फंडामेंटल ड्यूटीज। यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स। ऐसा करके याद कीजिएगा ऑप्शन को देख के। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज वेस्टेड इन। एक क्या होता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट का कुछ अलग अलग पावर दिया गया है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट यदि पावर ही नहीं होगा तो जुडिशरी का तो क्या वैल्यू होगा। सो इसे रिट्स बोलते हैं। वो कौन इश्यू करता है? इसे इश्यू करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव, मतलब क्या यहाँ बता रहा हूँ। यदि इन केस क्या होता है, एक मनी बिल को, यदि मनी बिल क्या होता है, आर्टिकल 1110 के तहत आता है और इसे कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और जब मनी बिल लोकसभा से पास हो गया वोट पाके, सो वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा यदि उसको मना कर देती है तो फिर उसे 14 दिन के अंदर फिर से उसे पास करना ही होगा। तो इसका आंसर है 14। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो का एंड यही होता है। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा डिस्कशन रहा और मैंने काफ़ी आप लोगों को आंसर्स बताए, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा होगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ ये सब वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू सो मच।